डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को देख लिया है। आज के लेक्चर से और आज के बाद से जो हमारा लेक्चर शुरू होने वाले हैं, इन तमाम लेक्चर्स में हम पॉलीमर की तैयारी, उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि नेचुरल रबर को किस तरह से तैयार किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है और उसके यूजेस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जो रबर होता है ये रबर इलास्टोमर कैटेगरी का एक पॉलीमर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पॉलीमर की क्लासिफिकेशन को देखा है और उसमें हमने देखा था कि पॉलीमर को उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान, उनके सालमात के दरमियान कुव्वत कशिश की बुनियाद पर चार जमातों में, चार क्लासेस में हमने पॉलीमर को क्लासीफाई किया था। उसमें से जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी वो थी इलास्टोमर, है ना। तो जो रबर होता है ये रबर इलास्टोमर कैटेगरी का ही पॉलीमर है। इलास्टोमर किसे कहते हैं? ऐसे पॉलीमर जिनके सालमात के दरमियान, जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्स होती हैं या वीक फोर्सेस उनके दरमियान होती हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो खींचे जाते हैं और जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो वो उनकी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को ही हम क्या कहते हैं? इलास्टोमर कहते हैं। तो रबर इसी कैटेगरी का एक पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, रबर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्स उनके पास पाई जाती है। देखिए, रबर को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक रबर होता है नेचुरल रबर और एक रबर होता है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर कहते हैं ऐसा रबर जिसे हम नेचुरल सोर्स से हासिल कर सकते हैं। जैसे एक खास किस्म का पेड़ होता है जिससे हम जो है नेचुरल रबर को हासिल करते हैं। इसी तरह से सिंथेटिक रबर ऐसे रबर होते हैं जिसे इंसान खुद प्रैक्टिकल के जरिए से लेबोरेटरीज के अंदर तैयार करता है। तो ऐसे रबर को हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। तो रबर दो तरह के होते हैं, एक रबर नेचुरल रबर कहलाता है और एक सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर जिसका सोर्स नेचर होता है ना, और सिंथेटिक रबर ऐसे रबर जो इंसान खुद तैयार करता है। ये दोनों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज फिलहाल हम जो है नेचुरल रबर को देखने वाले हैं। देखिए, जो नेचुरल रबर होता है ये रबर को एक खास किस्म के पेड़ से हासिल किया जाता है। उस खास किस्म के पेड़ को हेविया ट्रीज के नाम से जाना जाता है। एक पेड़ होता है, एक झाड़ होता है, एक ट्री होता है जिसे हेविया के नाम से जाना जाता है। ये हेविया ट्री के जो तना होता है उस तने को एक अच्छी तरह से काट कर उसमें से लेटेक्स को निकाला जाता है। एक दूधिया आपने देखा होगा, पेड़ों को जब जो है छीला जाता है, उसको काटा जाता है तो उसमें से एक खास किस्म का लेटेक्स, एक खास किस्म का मादा उसमें से निकलता है ना। लेटेक्स निकलता है, वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। तो उसी लेटेक्स से नेचुरल रबर को तैयार किया जाता है। अगर आप वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओगे कि किस तरह से जो हेविया नामी ट्री होता है, झाड़ होता है, उसके तने को किस तरह से काटा जाता है और उसके अंदर से किस तरह से लेटेक्स को हासिल किया जाता है। देखिए, ये जो लेटेक्स हासिल हुआ है, ये जो ट्री के जरिए से जो लेटेक्स, वाइट कलर का जो लेटेक्स हासिल हुआ है, इस लेटेक्स को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। उसके बाद जो चीज़ हासिल होती है उसे ही नेचुरल रबर कहते हैं। देखिए, ये जो नेचुरल रबर होता है ये एक तरह का पॉलीमर है। हमने कहा कि ये एक पॉलीमर है, ठीक है, और इलास्टोमर कैटेगरी का ये पॉलीमर है। अब पॉलीमर है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, है ना। कुछ मोनोमर्स इसके अंदर मौजूद होंगे और उन्हीं मोनोमर्स के जरिए से हमारा ये पॉलीमर यानी नेचुरल रबर तैयार हुआ होगा। अब इसमें जो मोनोमर मौजूद होता है, जो हजारों की तादाद में जो है एक दूसरे से जुड़कर पॉलीमर तैयार करता है, उस मोनोमर को जो नेचुरल रबर तैयार करता है, उस मोनोमर को हम कहते हैं आइसोप्रीन।
ठीक है। तो नेचुरल रबर के अंदर जो मोनोमर मौजूद होता है उस मोनोमर का नाम होता है आइसोप्रीन, ठीक है। इसका आईयूपीसी नाम होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। जब 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन जब इसका होता है ना, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे इजाफी पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने देखा है, ठीक है। तो जब 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का इजाफी पॉलीमराइजेशन होता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जब इसका होता है, तो उसी के नतीजे में नेचुरल रबर यानी पॉलीआइसोप्रीन तैयार होता है, ठीक है। तो आइसोप्रीन के नतीजे में जब आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो उसके नतीजे में पॉलीआइसोप्रीन यानी नेचुरल रबर तैयार होता है। देखिए किस तरह से होता है। देखिए मैंने कहा मोनोमर का फार्मूला नाम जो है, मोनोमर का आईयूपीसी नाम जो है वो क्या है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन है, इसका मतलब 4 कार्बन हो गए और 2 डबल बॉन्ड हो गए, है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन कह रहा हूं यानी पहले नंबर के कार्बन पर और तीसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड, पहले नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड, है ना। जो है 1,3-ब्यूटाडाइन कह रहे हैं मुझे, तो पहले नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड और तीसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड। डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड है ना। डाइईन कह रहा हूं ना इसे क्योंकि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, एक पहले नंबर की पोजीशन पर है और एक तीसरे नंबर की पोजीशन पर, इसीलिए इसको कह रहा हूं 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। ब्यूटा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, जो स्टेट चेन है उसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन है, वहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2। और जो दूसरे नंबर का कार्बन है यानी ये वाला जो कार्बन है, ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, ठीक है। तो यहां जो दूसरे नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन यानी 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। क्यों कह रहा हूं 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, क्योंकि दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और पहले और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसे आइसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आइसोप्रीन यूनिट जो है, ये जो मोनोमर है, इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। अब पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मोनोमर बहुत ज्यादा तादाद में, तकरीबन 2000 से 5000 की तादाद में एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना। बहुत ज्यादा तादाद में जुड़ते हैं। जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये जुड़ता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसके लिए, हम N लगाते हैं ना। तो ये मोनोमर बहुत ज्यादा तादाद में जुड़ रहा है, इसलिए मैं इसके लिए क्या लगा रहा हूं, N लगा रहा हूं, ठीक है। अब इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में एक बात याद रखें आप, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि हम स्मार्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो स्मार्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम स्मार्ट वे देखेंगे लर्न करने के। तो अब ये जो मोनोमर है, इस मोनोमर से जो पॉलीमर तैयार होगा यानी आइसोप्रीन से जो पॉलीआइसोप्रीन तैयार होगा, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखिए हमेशा याद रखें आप, जब भी एडिशन पॉलीमराइजेशन हम करेंगे, जब भी करेंगे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन, जब भी हम करेंगे, तो मोनोमर में जहां डबल बॉन्ड है, मोनोमर में जहां डबल बॉन्ड है, तो पॉलीमर में हम वहां सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। मोनोमर में जहां डबल बॉन्ड है, पॉलीमर में हम वहां सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, और जहां मोनोमर में सिंगल बॉन्ड है, वहां पॉलीमर में हम डबल बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है। जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड। देखिए किस तरह से, अब हम इसका जो पॉलीमर तैयार हुआ होगा वो इस तरह से हम लिखेंगे। ये पॉलीमर है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जुड़ रहा है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं इसको। अब क्या है, यहाँ CH2 है, देखो ये कौन है, यहाँ CH2 है, ठीक है। उसके बाजू में कौन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर ऊपर CH3। अब यहां देखोगे तो यहां सिंगल बॉन्ड है, तो वहां क्या लिखेंगे हम, डबल बॉन्ड, ठीक है, CH, फिर वहां यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां डबल बॉन्ड है, तो हम वहां क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड, और ये CH2। अब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़े हैं,
हजारों की तादाद में एक दूसरे से जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, यही यूनिट को इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा पॉलीमर तैयार हुआ है, इसी पॉलीमर को हम कहते हैं पॉलीआइसोप्रीन यानी नेचुरल रबर। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सिंथेसिस जो है आपको पूछी जाती है कि नेचुरल आइसोप्रीन से पॉलीआइसोप्रीन की तैयारी लिखिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोप्रीन से पॉलीआइसोप्रीन की तैयारी लिखिए या नेचुरल रबर की प्रिपरेशन को लिखिए। तो किस तरह से लिखी जाती है वो आपको मैंने बता दिया। देखिए, जो नेचुरल रबर होता है इसमें जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन। अब यह आइसोप्रीन तकरीबन 2000 से 5000 की तादाद में एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं और उस बड़े से मॉलिक्यूल को हम पॉलीआइसोप्रीन यानी नेचुरल रबर कहते हैं। अब ये जो नेचुरल रबर तैयार हुआ है, इस नेचुरल रबर के अंदर जो आइसोप्रीन यूनिट है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को कि जो पॉलीआइसोप्रीन पॉलीमर है यानी जो नेचुरल रबर है उसमें जो आइसोप्रीन यूनिट है उसका डबल बॉन्ड, ठीक है, उसकी जो डबल बॉन्ड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस होती है। सिस होने का मतलब ये है कि अगर आप यहां देखोगे ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के एतराफ में जो CH2 ग्रुप हैं, ये जो CH2 ग्रुप हैं ये सेम साइड में मौजूद है ना। अगर डबल बॉन्ड के एतराफ सेम ग्रुप सेम साइड में मौजूद होता है तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अगर डबल बॉन्ड के एतराफ में सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो हम उसे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेचुरल रबर है इसमें डबल बॉन्ड के एतराफ जो सेम ग्रुप CH2 ग्रुप जो है अगर आप देखोगे तो वो सेम साइड में मौजूद है। जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साइड में अगर आप देखोगे तो जो CH2 ग्रुप हैं, ये जो सेम ग्रुप हैं वो कैसे हैं, सेम साइड है, नीचे की साइड है, सेम साइड है ना। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन किसे कहेंगे, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे अगर सेम ग्रुप जो है अगर आप देखोगे अपोजिट जानिब है, ठीक है, अपोजिट साइड में है, तो हम उसे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा जो है नेचुरल रबर में नहीं होता है। नेचुरल रबर में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, नेचुरल रबर में सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी जो डबल बॉन्ड होता है उसके अतराफ में जो CH2 ग्रुप मौजूद होते हैं वो सेम साइड में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारा पॉलीआइसोप्रीन होता है यानी जो नेचुरल रबर होता है उसे हम सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। क्यों सिस लगा रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के तरफ जो सेम ग्रुप है वो कैसे हैं, सेम साइड में मौजूद होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा असर करता है। सिस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ट्रांस वाले की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन हमारा जो नेचुरल रबर होता है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर की जो जंजीर तैयार हुई है, ये पॉलीमर की जंजीर मतलब जो पॉलीआइसोप्रीन की जो जंजीर तैयार हुई, जो चेन तैयार हुई है, ये चेन के दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्स होती है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये जो नेचुरल रबर होता है ये हाइड्रोकार्बन है, प्योरली हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। इसीलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल फोर्स ही होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स इनके पास होती हैं, जिसकी वजह से ये जो रबर होता है, जो नेचुरल रबर होता है, ये इलास्टिसिटी दिखाता है, ये लचकदार होता है, ये इलास्टोमर कैटेगरी का होता है। क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्स है, जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स डालोगे तो क्या होगा, खींचा जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं क्रॉस लिंकिंग होगी इनके दरमियान जिसकी वजह से उनके ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो ये जो खींचा जा रहा है वो किस वजह से खींचा जा रहा है, मतलब जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो जब वो फैलता है, खींचा जाता है, किस वजह से, क्योंकि उनके पास वीक वंडरवॉल फोर्स होती है, ठीक है। तो नेचुरल रबर जो होता है उसके उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्स होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लचकदार होते हैं और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसके यूजेस अगर आप देखोगे तो यूजेस में
अगर जो टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो गाड़ियों की जो टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, चप्पल की जो सोल वगैरह बनाए जाते हैं, जूते या चप्पल वगैरह जो बनाए जाते हैं, जो रबर से बनाए जाते हैं, वो वोल्केनाइज्ड रबर होता है, वो सख्त होता है थोड़ा, ठीक है। जब रबर का हम वोल्केनाइजेशन कर लेते हैं तो रबर सख्त हो जाता है। वोल्केनाइजेशन कहते हैं सल्फर के साथ हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो वो सख्त हो जाता है, ठीक है। और उसी के जरिए से हम क्या करते हैं, उसके टायर वगैरह बनाते हैं, या जो है चप्पल या जूते वगैरह उसके बनाए जाते हैं। लेकिन कब, जब रबर का वोल्केनाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन रबर इटसेल्फ, जो नेचुरल रबर होता है, वो खुद कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो जो है बहुत ज़्यादा लचकदार होता है। लेकिन वोल्केनाइजेशन करने के बाद वो कैसा हो जाता है, सख्त हो जाता है। ये जो वोल्केनाइजेशन का प्रोसेस है, ये हम जो है नेक्स्ट उसमें थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। वोल्केनाइजेशन किस तरह से किया जाता है, कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और क्या होता है, वो हम बाद में डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये समझे कि जो नेचुरल रबर होता है, जो कुदरती रबर होता है, ये कुदरती रबर बहुत ज़्यादा लचीला होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से इसके यूजेस जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, है ना। अगर आप जो नेचुरल रबर है इसके अगर आप यूजेस देखोगे तो जो हेयर बैंड होता है ना, जो बालों के अंदर जो बैंड लगाते हैं हम, वो बैंड जो है, हेयर बैंड जो है, वो नेचुरल रबर के बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो इरेजर का हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्कूलों और क्लासेस में जब हम जो इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नेचुरल रबर का बनाया जाता है। इसी तरह से हैंड ग्लोव्स वगैरह हो गए, ये भी जो है नेचुरल रबर के बनाए जाते हैं। बलून हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी वाले जो है प्रोडक्ट है, ये सब काय से बनाए जाते हैं, ये सब नेचुरल रबर से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर जब हम इसके ज़रिए से टायर वगैरह बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए हमको रबर को कैसे बनाना होता है, सख्त बनाना होता है, जो वोल्केनाइजेशन के ज़रिए से किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेचुरल रबर की सिंथेसिस, उसकी तैयारी, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी यूजेस समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।